चैप्टर्स 197, 198, 199, 200। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 197, किस्मत बदलना। बड़ी तादाद में प्राइमेवल स्टोन्स फर्स्ट जेन गुयू अब्जॉर्ब करता जा रहा था, उन्हें चबाकर चूर करते हुए। बाइनिंग बिंग ठंडे दिमाग से देख रहा था, लेकिन फैंग युआन हिल चुका था। वो बस देख नहीं रहा था बल्कि उसने पहले से एक अलग फैसला कर लिया था। फर्स्ट जेन पूर्वज, हालात बहुत खराब हैं। मेरे पास आपको देने के लिए हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस है। वो पूरी शिद्दत से भरा हुआ था जब वो तेजी से आगे बढ़ा, चेहरे पर मजबूरी लेकिन डिटर्मिनेशन का भाव था। गुयू जोरदार हंसी से हंसा, बहुत खूब, जैसा कि मेरे वंशज से उम्मीद थी। ऐसी भक्ति, तुम्हारे पूर्वज होने के नाते मैं बहुत खुश हूं। वो कब से हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस चाहता था, और एक बार उसने डू ब्लेडविंग ब्लड बैड ग्रुप्स को फैंग युआन के पीछे भी भेजा था, लेकिन फैंग युआन तेजी से निकल गया और उस मौका ही नहीं दिया। मगर अभी उस कोई शक नहीं था। पहली बात, उसकी फैंग युआन से अभी तक कोई अनबन नहीं हुई थी, और पहले उसने झूठ बोला था कि वो फैंग युआन की रक्षा कर रहा था जब उसने ब्लेडविंग ब्लड बैड ग्रुप भेजा था। दूसरी बात, फैंग युआन ने खुद पहल करके सफेद भावों को पकड़ लिया था और फर्स्ट जेन गुयू की प्राइमेवल एसेंस खर्च करने में मदद की थी, जिससे हिचकिचाते हुए लोगों ने अपना मन बना लिया था। ऐसा वफादारी वाला परफॉर्मेंस फर्स्ट जेन गुयू को अभी भी साफ साफ याद था। आखिरी बात, ऐसे हालात में फैंग युआन अपनी उम्मीदें सिर्फ फर्स्ट जेन गुयू पर ही रख सकता था। सिर्फ तभी वो लॉर्ड स्काई क्रेन को हरा सकता था और अपनी जान बचा सकता था। फर्स्ट जेन गुयू को विश्वास नहीं था कि फैंग युआन अपने बचने के चांसेस को बर्बाद करेगा और यूएसपी हमला करेगा। इसलिए जब फैंग युआन पास आया, फर्स्ट जेन गुयू लगातार हंसता रहा। हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस के साथ मेरी जीत के चांसेस 20% बढ़ गए हैं। तुम सब पीछे हटो और उस अंदर आने दो। हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस। ब्लड बैरियर के बाहर लॉर्ड स्काई क्रेन हैरान रह गया और जल्दी से चिल्लाया, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सबकी नजरों के सामने फैंग युआन फर्स्ट जेन गुयू के पास पहुंच गया। फर्स्ट जेन पूर्वज, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। आप ही ने ये गांव बनाया था, आपकी वजह से ही हम सब वंशज मौजूद हैं। इस वक्त आपने गांव के लिए इतना बड़ा योगदान दिया। आज आपने ही हमारे क्लैन को शान की तरफ बढ़ाया है। हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस का इस्तेमाल आपको ही करना चाहिए, महान पूर्वज। वो तारीफ से भरा हुआ था, उसकी आवाज में जोश और घबराहट थी। फर्स्ट जेन गुयू लगातार सर हिलाता रहा, सोचते हुए, ये लड़का बातों का धनी है। अफसोस, मुझे इसे बाद में मारना ही होगा और इसका खून हासिल करना होगा। लेकिन उसी वक्त फैंग युआन ने अपनी पीठ झुकाई और वार किया। उसने फर्स्ट जेन गुयू को पकड़ा, अपनी कमर की ताकत का इस्तेमाल करके अपने शरीर को घुमाया और दोनों बाहों को हिलाया। उसने अपना मुंह खोला और गुर्राया, दो सुअरों की ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपनी पूरी एनर्जी लगाकर फेंक दिया। स्वूश! फर्स्ट जेन गुयू को उसने ब्लड बैरियर के बाहर फेंक दिया। एकदम मौत जैसा सन्नाटा। इस वक्त ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। बाहर की हवाएं बेरहमी से चल रही थी। फर्स्ट जेन गुयू जमीन पर जा गिरा, उसके लाल बाल हवा में उड़ रहे थे जब वो खाली नजरों से घूर रहा था, समझ ही नहीं पा रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। उसके सामने 10 कदम से भी कम दूरी पर लॉर्ड स्काई क्रेन था। ये बूढ़ा आदमी अभी भी गुस्से और बेचैनी में था कि फैंग युआन हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस दे रहा है। उस बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अगले हाइपैल इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा। वो भी हक्का बक्का रह गया, खाली नजरों से फर्स्ट जेन गुयू को देखते हुए। फर्स्ट जेन गुयू उसका जानी दुश्मन था, लेकिन इस पल लॉर्ड स्काई क्रेन इतना हैरान था, जैसे अभी भी सपने में हो, बिल्कुल नहीं हिला। ब्लड बैरियर के अंदर सब लोग एक मूर्ति की तरह खड़े द, शांत और स्थिर। कुछ लोगों के मुंह खुले द, इतने बड़े कि उनमें एक मुट्ठी समा जाए। कुछ लोग अपनी एड़ी फाड़े घूर रहे थे, जो लगभग बाहर निकलने को थी। यहां तक कि बाइनिंग बिंग भी अपना कंपोजर खो बैठा, हैरानी से फैंग युआन को देखते हुए। जब ब्लड बैरियर के अंदर आधा बंबू का घर गिरा तभी सब लोग अचानक से होश में आए। ये क्या भैंचोद! कोई गाली बकने लगा। फैंग युआन, ट्यून, ये क्या बेवकूफी की! किसी ने फैंग युआन की तरफ इशारा किया, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। फर्स्ट जेन पूर्वज। किसी ने फर्स्ट जेन गुयू को वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन ब्लड कर्टन स्काईफ्लावर ने यूज रोक दिया। कमीन चोर! अपने पूर्वज को धोखा दिया, मैं तुझे चीर के रख दूंगा। फर्स्ट जेन गुयू आखिरकार होश में आया, जमीन पर पड़े चिल्लाते हुए। हा। डरे हुए लोगों के बीच कोई हंसा। वो और कोई नहीं बल्कि बाइनिंग बिंग था।
वो इतना हंसा कि उसके आंसू निकल आए, फैंग युआन को थम्स अप देते हुए। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, सच में शानदार। फैंग युआन, क्या तू पागल हो गया है? फैंग युआन, ट्यून फर्स्ट जेन पूर्वज को नुकसान पहुंचाया, ट्यून पूर्वज के खिलाफ भी साजिश रची, तू इंसान भी है या नहीं? वाह, फैंग युआन को यूएस सफेद बालों वाले बूढ़े ने खरीद लिया होगा। तू जासूस है, गद्दार है। आसपास के लोग गुस्से से यूएस पर इशारा कर रहे थे, लेकिन फैंग युआन हल्के से हंसा। मेन रैंक 3 पीक स्टेज पर हूं, किसकी हिम्मत है मुझे मारने की? कौन मुझे मार सकता है? इस वक्त ब्लड बैरियर के अंदर कुछ हाई रैंक 3 गू मास्टर्स थे। उनके पास पहले की लड़ाई की वजह से बहुत कम प्राइमेवल एसेंस बचा था, और उन्होंने अपने प्राइमेवल स्टोन्स भी दे दिए थे और रिप्लेनिशमेंट नहीं पा सकते थे। बाकी सब या तो मॉर्टल्स थे या रैंक 1 या 2 गू मास्टर्स। फर्स्ट जेन गू यू के बिना इस ब्लड बैरियर के अंदर फैंग युआन सच व अनस्टॉपेबल था। ही। फैंग युआन हंसा, नीचे झुका और डुगू वॉर्म्स उठा लिए। उसके बाएं हाथ में ब्लड स्कल गू था और दाएं हाथ में यिन यांग रोटेशन गू। यह दोनों फर्स्ट जेन गू यू के लेकिन अभी अन पर पीली रोशनी की एक पतली परत थी। प्रॉब्लम निप्ट इन द बड गू से सील किए हुए फर्स्ट जेन गू यू की बेचैन पुकारों को महसूस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये सील फैंग युआन के लिए भी एक रुकावट थी। वो सील तोड़ना चाहता था और दोनों गू वॉर्म्स को रिफाइन करना चाहता था। जबरदस्ती सील तोड़ने से ये दोनों गू बर्बाद हो जाते। यह ब्लड कर्टन स्काईफ्लावर गू से अलग था, क्योंकि ब्लड कर्टन स्काईफ्लावर गू को इस्तेमाल करने के लिए बर्बाद करना पड़ता था। सील तोड़कर ये यूज इस्तेमाल करने जैसा ही था, लेकिन फैंग युआन बेचैन नहीं था। यूज पता था कि आगे क्या होगा। डेमन सप्रेशन आयन चेन गू और प्रॉब्लम निप्ट इन द बड गू दोनों ब्लड फ्रेंजी गू से करप्ट हो जाएंगे, खून के पानी में बदल कर मर जाएंगे। हा, मेरे अच्छे सीनियर ब्रदर, सोचा ना था तुम्हारा ये दिन भी आएगा। अपनी जान दे दो, लॉर्ड स्काई क्रेन चिल्लाया, आसमान में दौड़ते हुए और फर्स्ट जेन गुयू पर हमला करते हुए। फर्स्ट जेन गुयू डेमन सप्रेसिंग चेन से दबा हुआ था और हिल नहीं सकता था, इसलिए वो एक टारगेट बोर्ड बैन गया था और सिर्फ मार खा सकता था। उसने गुस्से से गालियां दी, चिल्लाते हुए और संघर्ष करते हुए। अचानक लोहे की जंजीरें खून के पानी के एक पडल में बदल गई, जिससे उस अपनी आज़ादी वापस मिल गई और वो जल्दी से हवा में उड़ा, ब्लड बैरियर से टकराते हुए। एक जोरदार धमाके के साथ, बिना किसी शक के, यूज ब्लड बैरियर ने रोक दिया। यह ब्लड कर्टन स्काईफ्लावर उसी ने रिफाइन किया था, और ये उसका सबसे बड़ा इन्वेंशन था। इसका डिफेंस बेहतरीन था, लेकिन एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसे ना तो हिलाया जा सकता था ना हाई बैंड किया जा सकता था। उसके लिए वो सिर्फ बाहर जा सकता था, अंदर नहीं आ सकता था। छोटे बदमाश, तू तड़प तड़प के मारेगा। फर्स्ट जेन गुयू का गुस्सा और क्रोध फैंग युआन के लिए किसी भी चीज से ज्यादा था, सुनामी की तरह उठ रहा था। लॉर्ड स्काई क्रेन ने नेचुरली उसका पीछा किया, लगातार हेस्ट हुए। फर्स्ट जेन गुयू ब्लड बैरियर को छोड़कर लॉर्ड स्काई क्रेन का सामना करने लगा। उसने पहले काफी सारा प्राइमेवल एसेंस खाया था, इसलिए उसके पास भरपूर प्राइमेवल एसेंस था। भले ही वो कमजोर पद रहा था, वो अपनी स्थिति को संभाल सकता था। फर्स्ट जेन पूर्वज, गुड लक। लॉर्ड फर्स्ट जेन, हम आपके लिए चीर कर रहे हैं। पूर्वज, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं। डू रैंक 5 के बीच की लड़ाई ने सबका ध्यान खींच लिया। फैंग युआन ने, हालांकि, अपनी नजर हटा ली और बाइनिंग बिंग को देखा। ये सिचुएशन ऐसी थी जैसे दो शेर लड़ रहे हों, जबकि वो फैंग युआन एक खरगोश था। लॉर्ड स्काई क्रेन और फर्स्ट जेन गुयू दोनों हाई चालाक बूढ़े लोम्यांग थे। दोनों के एक दूसरे को घायल करने का इंतजार करना और फैंग युआन का फायदा उठाना, ऐसे मौके बहुत कम थे। कोई बेवकूफ नहीं था, वो लड़ाई के जोश को अपने सर पर चढ़ने नहीं देते। इसके अलावा, यह ब्लड बैरियर उन्हें सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही बचा सकता था। एक बार समय पूरा हो गया, अंदर के सभी लोग, उसके साहित, लॉर्ड स्काई क्रेन और फर्स्ट जेन गुयू के कत्ल ए आम का सामना करते। वो एक बार पहले हाई रिबर्थ लड़ चुका था, इसलिए स्प्रिंग ऑटम सकाडा फिर से कमजोर हो गया था, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। अभी वो सिर्फ जितना हो सके उतना मजबूत होने की कोशिश कर सकता था, बचने के मौके के लिए सबसे ज्यादा कोशिश कर सकता था। फैंग युआन के पास पहले से ही एक प्लान था, लेकिन इस प्लान में एक शख्स था जो एक बहुत जरूरी भूमिका निभाता था। वो शख्स बाइनिंग बिंग था। नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक का सेल्फ डेटोनेशन बैटलफील्ड पर बहुत बड़ा असर डालता, खासकर जब दोनों रैंक 5 बैरियर के बाहर लड़ रहे थे। लेकिन वो बाइनिंग बिंग को कैसे कन्विंस करेगा? फैंग युआन ने बाइनिंग बिंग को देखा, और बाइनिंग बिंग ने इसे महसूस किया, मुड़कर फैंग युआन को देखा।
लोगों के बीच उन्होंने एक दूसरे को देखा। फैंग युआन अपने काले रोब में, काले बालों और एनी के साथ, एक शैतानी मुस्कान दिखाई जब उसके होठ मुड़े। मेरे पास 10 एक्सट्रीम एप्टीट्यूड्स को सॉल्व करने का एक तरीका है, और तुम्हें वापस जिंदगी देने का, उसने कहा। बाइनिंग बिंग का शरीर कांप गया, वो साफ तौर पर जीना चाहता था। क्या तरीका है? हालांकि फैंग युआन के शब्दों ने रुख बदला। लेकिन इस तरीके में सक्सेस के चांसेस ज्यादा नहीं हैं, इसके फेल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। फिर भी इससे बाइनिंग बिंग और भी ज्यादा कन्विंस्ड हो गया। आगे फैंग युआन ने अपना तीसरा सेंटेंस कहा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम फेल भी हो गए तो ये तुम्हारे आखिरी पलों को हमेशा की तरह शानदार बना देगा। बाइनिंग बिंग का दिल पिघल गया। फैंग युआन ने 3 सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया और उसके दिल की सबसे गहरी इच्छाओं को टारगेट किया, यूज कन्विंस कर लिया। वो भी स्मार्ट था, और सोचने के बाद उसने सीधे पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? फैंग युआन की मुस्कान गायब हो गई। उसी समय प्रॉब्लम निप्ट इन द बड गू खून के पानी के एक पडल में बदल गया। ब्लड स्कल गू और यिन यांग रोटेशन गू का सील गायब हो गया और वो उड़ने ही वाले थे, लेकिन फैंग युआन ने उन्हें पकड़ लिया। उसने स्प्रिंग ऑटम सकाडा की ओरा का इस्तेमाल किया। ये तीनों गू सिर्फ रैंक 4 द, वो तुरंत ही काबू में आ गए। फैंग युआन ने अपना प्राइमेवल एसेंस डाला और उन्हें रिफाइन किया, उन्हें अपना बना लिया। क्या? भैंचोद! ब्लड बैरियर के बाहर फर्स्ट जेन गू यू का सर दर्द करने लगा जब उसने ब्लड स्कल गू और यिन यांग रोटेशन गू से कनेक्शन खो दिया। वो हद से ज्यादा हैरान था, अपना होश खो बैठा और ब्लड बैरियर की तरफ दौड़ा। ये कैसे हो सकता है? तुम मेरे तीनों गू वॉर्म्स को इतनी जल्दी कैसे रिफाइन कर सकते हो? फर्स्ट जेन गू यू दुख से चिल्लाया, एक पागल आदमी की तरह ब्लड बैरियर पर हमला करते हुए। फैंग युआन ने शेर के मुंह से निवाला छीन लिया था। ब्लड स्कल गू और यिन यांग रोटेशन गू को लेकर यह फर्स्ट जेन के लिए एक घातक चोट थी। सब हैरान एक कदम पीछे हट गए। फर्स्ट जेन गू यू एक निराश फंसे हुए जानवर की तरह था, उसकी उंगली में आग जलने लगी थी। लेकिन जल्दी ही लॉर्ड स्काई क्रेन का हमला आ गया। मैं तुझे मार डालना चाहता हूं, मैं तुझे मार डालना चाहता हूं। फर्स्ट जेन गू यू पागल हो गया, बिना डिफेंड किए हमला करने लगा, अपना सारा गुस्सा लॉर्ड स्काई क्रेन पर निकाल रहा था। लॉर्ड स्काई क्रेन चूक गया जब उस कुछ घातक चोट लगी। दोनों फिर से लड़ने लगे, जैसे जैसे लड़ाई धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रही थी। फैंग युआन जोरदार हंसा, बाइनिंग बिंग से कहते हुए, आओ मेरे साथ इन सबको मार डालो। खत्म करने से पहले ही उसने एक्शन लिया। जैसे हाई चेनसो गोल्डन सेंटिपीड के आरी हिले, उसने पास के एक गू मास्टर को 2 टुकड़ों में काट दिया। ब्लड स्कल गू। तुरंत बाद फैंग युआन ने ब्लड स्कल गू एक्टिवेट किया, खून को अब्जॉर्ब करते हुए। चैप्टर 198, बेरहमी से कत्ल, बर्बादी में फायदा। फैंग युआन, ये क्या कर रहे हो? जल्दी रुको, दुश्मन हमारे सामने है, हम आपस में कैसे लड़ सकते हैं? अभी रुको, वर्ण। सब हैरान थे। फैंग युआन बेरहम था, एक और क्लैंसमैन को मार रहा था। मैं सिर्फ गू यू क्लैन के लोगों को मार रहा हूं, बाहर वाले दफा हो जाओ। वर्ण में तुम लोगों को भी मार दूंगा, फैंग युआन चिल्लाया। सब हैरान रह गए, कुछ कदम पीछे हट गए, ये उम्मीद नहीं थी कि फैंग युआन इतना पागल हो सकता है। फैंग युआन पागल हो गया है, उसने अपनी समझ खो दी है, एक साथ हमला करो। हाँ, अगर ये चलता रहा तो पहले पूर्वज के दुश्मन को हराने से पहले ही हम सब फैंग युआन के हाथों मारे जाएंगे। जैसे फैंग युआन ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया हो, सभी में हलचल मच गई, लेकिन किसी ने हमला करने की हिम्मत नहीं की। ज्यादातर सिर्फ चिल्ला सकते थे और दूसरों को लड़ने के लिए उकसा सकते थे। हा, मजा आ गया। बाइनिंग बिंग जोरदार हंसा, अचानक हमला करके अपने पास खड़े एक शख्स को मार दिया। लॉर्ड बाइनिंग बिंग, आप? मरने वाला शख्स एक बाई क्लैंसमैन था। अरे नहीं, लॉर्ड बाइनिंग बिंग भी पागल हो गए। सब चिल्लाए। फैंग युआन की निगाहें तेज हो गई, बाइनिंग बिंग को देखते हुए। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना बदल जाएगा। बाइनिंग बिंग पागलों की तरह हंसा, जब तुम अपने ही क्लैन के लोगों को मार सकते हो तो मैं तुमसे हार नहीं सकता। उफ, जब इतनी मौत हो ही चुकी है, बाई क्लैन का फ्यूचर बर्बाद हो ही चुका है, हम अब एक गांव नहीं बन सकते। जिस क्लैन लीडर का मुझ पर कर्ज था वो भी मर चुका है, इससे अच्छा मैं इन सबको अभी मार दूं और मजे लूं। ही, ये तो बहुत अच्छा है। फैंग युआन दिल खोलकर हंसा, उसका शरीर तेजी से हिला, उसने अपना कत्ल ए आम शुरू कर दिया। जब ये क्लैंसमैन वैसे भी मरने ही वाले थे, तो इससे अच्छा वो फैंग युआन के हाथों मरे, उसके एप्टीट्यूड ग्रोथ में योगदान दे, ना कि फर्स्ट जेन गू यू के।
ये लोग जो ब्लड बैरियर में थे, वो फैंग युआन और बाई निंगबिंग का एक साथ मुकाबला कैसे कर सकते थे? खासकर जब बाई निंगबिंग, जो मौत के करीब था, बहुत ज्यादा ताकतवर था और फैंग युआन से भी ज्यादा लोगों को मार रहा था। फैंग युआन आखिरी वार करता और उनका खून निकाल लेता। 100 लोगों को मारने के बाद ब्लड स्कल गू अपनी लिमिट तक पहुंच गया और क्रिस्टल खोपड़ी खून की तरह लाल होने लगी। फैंग युआन दिल खोलकर हंसा, ब्लड स्कल गू को एक्टिवेट करते हुए उस अपने सर के ऊपर उठाया। दांत खुले, एक महकदार खून की धार निकली, जिसने फैंग युआन को सर से पांव तक भिगो दिया। फैंग युआन ने इस बेचैनी का आनंद लिया और गहरी सांस ली, इस पाल को जीते हुए। उसका काला चोगा और काले बाल उसके खून से साने शरीर के साथ मिलकर उस जहन्नुम से निकला हुआ एक शैतान जैसा दिखा रहे थे। आसपास के लोग उस देखकर सब डर गए और डर से चिल्लाने लगे। मेरा एप्टीट्यूड सच में बढ़ गया। फैंग युआन का एप्टीट्यूड पहले सिर्फ 44% सी ग्रेड था, लेकिन मन बीस्ट लाइफ बेरियल गू के बाद ये गिरकर 43% हो गया था। अभी खून की धार के नीचे खड़े होकर जब वो उसके अपचर में घुस रहा था, उसका एप्टीट्यूड 10% बढ़ गया, 53% तक पहुंच गया। वाकई एक बड़ा खजाना, कोई हैरानी नहीं कि फर्स्ट जेन गू यू इसे अपनी जान की तरह मानता था। फैंग युआन ने अपनी एड़ खोली, संतुष्टि से सर हिलाया और कत्ल ए आम का एक और दौर शुरू किया। दोनों ने ब्लड बैरियर के अंदर बहुत खून बहाया। ये एक बड़ा कत्ल खाना था। फैंग युआन, तुम पागल और दीवाने राक्षस। गू यू मो यान दौड़ती हुई आई। फैंग युआन ने उसके हमले से बचकर अपना चेनसो गोल्डन सेंटीपीड उठाया और नीचे फेंक दिया। जवान लड़की 2 टुकड़ों में कट गई। फैंग युआन, हमें जाने दो प्लीज, हम तुम्हारे चाचा और चाची हैं। गू यू डोंग तू और उसकी पत्नी घुटनों के बाल बैठकर भीख मांगने लगे। फैंग युआन ठंडी हंसी हंसा, उसका बायां हाथ लहराया और खून के रंग का एक मून ब्लेड निकला, जिसने दोनों के सर काट दिए। ब्लड स्कल गू ने गू यू क्लैंसमैन का खून अब्जॉर्ब किया, एक गाढ़ी खून की धार में बदल गया जो फैंग युआन में समा रही थी। क्या सुकून है! फैंग युआन ने अपनी अर्न बैंड की, गहरी सांस ली, सिर्फ एक गर्माहट का एहसास महसूस करने के लिए जो उसके शरीर में दौड़ रहा था और उसके दिमाग को और टेस्ट कर रहा था, जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो। एप्टीट्यूड फिर से बढ़ा, 63% हो गया। एक गू मास्टर का एप्टीट्यूड 40-59% सी ग्रेड था, 60-79% बी ग्रेड और 80% और उससे ऊपर अ ग्रेड था। फैंग युआन ने ऑफिशियल तौर पर सी ग्रेड छोड़ दिया था और एक बी ग्रेड टैलेंट बैन गया था। लेकिन मेरा कल्टीवेशन गिर गया। फैंग युआन ने अपनी एंगल खोली, ध्यान से देखते हुए। फैंग युआन का एप्टीट्यूड बी ग्रेड तक बढ़ गया, लेकिन उसका कल्टीवेशन रैंक 3 से रैंक 2 तक गिर गया। अजीब! फर्स्ट जेन गू यू ने स्पष्ट रूप से अपना कल्टीवेशन लेवल बनाए रखा था। जैसे जैसे उसका एप्टीट्यूड बढ़ा, तो फैंग युआन के साथ ऐसा क्यों हुआ? यह प्रॉब्लम स्टोन एपर्चर गू की वजह से होनी चाहिए। फैंग युआन ने अपने दिल में आ भरी। फैंग युआन ने स्टोन एपर्चर गू का इस्तेमाल करके अपनी सारी पोटेंशियल निचोड़ ली थी, जिससे उसका कल्टीवेशन रैंक 3 पीक स्टेज तक बढ़ गया था। लेकिन ये ब्लड स्कल गू ने यूएस में क्वालिटी ब्लड स्ट्रीम डाली, जिससे अपर्चर की पोटेंशियल बढ़ गई और उसका एप्टीट्यूड बढ़ गया। बिना किसी शक के ये दोनों गू नेचर में एक दूसरे से टकराए। लेकिन ब्लड स्कल गू रैंक 4 का था, जबकि स्टोन एपर्चर गू रैंक 3 का था। ब्लड स्कल गू ने स्टोन एपर्चर गू पर हावी होकर फैंग युआन के अपर्चर को पत्थर से वापस रोशनी में बदल दिया। हालांकि स्टोन एपर्चर से जो कल्टीवेशन इंक्रीज हुआ था, वो भी गायब हो रहा था और इस प्रोसेस में उसका कल्टीवेशन और भी कम कर रहा था। ये बदलाव कुछ ऐसा था जिसका फैंग युआन ने इतने कम समय में अंदाजा नहीं लगाया था। लेकिन बाइनिंग बिंग और भी मजबूत होता जा रहा था, वो जहां जाता, कत्ल करता। इसलिए फैंग युआन अपनी ताकत बचा पाया और हमला करना बैंड कर दिया, सिर्फ खून इकट्ठा कर रहा था। फर्स्ट जेन गू यू जो ब्लड बैरियर के बाहर था, लोगों को मरते देखकर आग बबूला हो गया, चिल्लाता रहा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने अपना ब्लड लाइन फैलाया, सैकड़ों साल इंतजार किया। ये सब इस पाल के लिए था, अपने वंशजों को मारकर अपना एप्टीट्यूड बढ़ाने के लिए। इतनी लंबी प्लानिंग के बाद आखिर में कोई और इसका फायदा उठा रहा था। ये लड़का इतना छोटा होकर भी इतना बेरहम, अपने पूर्वज से भी ज्यादा शैतान। लॉर्ड स्काई क्रेन ये देखकर थोड़ा हैरान भी था। कत्ल ए आम जारी रहा 6 घंटे बाद तक। फैंग युआन का कल्टीवेशन रैंक 1 इनिशियल स्टेज तक गिर गया, लेकिन उसका अपर्चर वापस एक रोशनी की दीवार बन गया, अपने आप प्राइमेवल एसेंस रिकवर करने में सक्षम। वो 10 से ज्यादा बार खून से नहाया और आखिरी कुछ बारों में असर कमजोर हो गया। पहली कुछ बारों ने उसका एप्टीट्यूड 10% बढ़ाया, लेकिन परसेंटेज हर बार गिरता चला गया।
लेकिन उसका एप्टीट्यूड सी ग्रेड 43% से बढ़कर 90% से ज्यादा हो गया था। 90%। अ ग्रेड एप्टीट्यूड। अ ग्रेड एप्टीट्यूड। मेरी पिछली जिंदगी के 500 साल ने सिर्फ किस्मत से लगभग 200 साल बाद अपना एप्टीट्यूड सी से बी तक बढ़ा पाया। सोचा ना था कि इस बार मैं एक बर्बादी से फायदा उठाकर अ ग्रेड तक पहुंच जाऊंगा। फैंग युआन ने अपनी मुट्ठी खींची, अंदर ही अंदर जोश में था। बाइनिंग बिंग ने अपना कत्ल ए आम रोका, चल कर आया, आगे हम क्या करें। ब्लड बैरियर में सिर्फ वो दोनों ही बचे थे। बाकी सब, चाहे गू मास्टर हो या मॉर्टल, सब मारे जा चुके थे। ब्लड बैरियर के बाहर डू रैंक 5 एक्सपर्ट्स की लड़ाई के परिणाम से कोई नहीं बचा था। पूरे इलाके में सिर्फ बैरियर के अंदर के 2 और बाहर के डूहाई थे। फैंग युआन ने बाहर देखा, आराम से कहते हुए, आगे हम फर्स्ट जेन गू यू के हारने का इंतजार करेंगे और ब्लड कर्टन स्काईफ्लावर के गायब होने का। और फिर? बाइनिंग बिंग ने पूछा। फिर? फैंग युआन मुड़ा और बाइनिंग बिंग को देखा, फिर वो मुस्कुराया, फिर तुम मरने जा सकते हो। बाइनिंग बिंग हैरान रह गया। ओ, क्या मतलब है तुम्हारा? तुरंत उसकी एक एक लकीर में सिकुड़ गई जब उसके नीले आंखों में एक खतरनाक मारने की नियत थी। नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक का सेल्फ डेटोनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। भले ही तुम्हारा कल्टिवेशन कमजोर है और चांसेस ज्यादा नहीं हैं, लेकिन ये रैंक 5 एक्सपर्ट्स को चोट पहुंचा सकता है। डेटोनेट करने के बाद क्या तुम बर्फ और ठंड की दिशा को कंट्रोल कर पाओगे? फैंग युआन हैसा, मुझे कैसे पता होगा? बाइनिंग बिंग के होठ फड़के। मैंने पहले कभी सेल्फ डेटोनेट नहीं किया है। मुझे पता है तुम कर सकते हो। फैंग युआन दिल खोलकर हंसा, उसके सीने पर थपथपाते हुए। अनजाने में बाइनिंग बिंग के पहले सेल्फ डेटोनेट करने की तस्वीर उसके दिमाग में आ गई। और वो लाइन, मेरे लिए जियो और इस दुनिया की शान देखो। मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा तुम्हारे डेटोनेट करने के बाद, और जब सही वक्त आएगा मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा और तुम्हें पुनर्जीवित करूंगा, फैंग युआन ने जारी रखा। और अगर तुम नहीं कर पाए तो? ही। फैंग युआन साफ साफ हंसा, तो तुम्हें शर्त लगानी होगी। जब तुम डेटोनेट करोगे मैं तुम्हारे पास रहूंगा। अगर तुम्हें मेरी नियत पर शक है तो तुम आइस स्टॉर्म को मुझे मारने के लिए भेज सकते हो। तुमने पहले हाई नोटिस कर लिया होगा। सही है, मेरा कल्टीवेशन अब रैंक 1 इनिशियल स्टेज है। तब तक मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं झूठ भी बोल सकता हूं। आखिर में मैं तुम्हें पुनर्जीवित नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए तुम्हें जुआ खेलना होगा। तुम जो भी फैसला लो, ना सिर्फ जो तुम सोच रहे हो, बल्कि जो तुम मरने से ठीक पहले सोच रहे हो। बाइनिंग बिंग गंभीर हो गया। फैंग युआन की बातें उस जुआ खेलने के लिए कह रही थी। लेकिन असल में क्या फैंग युआन भी शर्त नहीं लगा रहा था? वो अपनी ही जिंदगी को दाव पर लगा रहा था, पूरी तरह से बाइनिंग बिंग के विचारों पर निर्भर। ही, कितना एक्साइटिंग, बहुत हाई एक्साइटिंग। तो मैं इस पर शर्त लगाऊंगा, हाँ। एक पल बाद बाइनिंग बिंग ने अपना सर उठाया, जोरदार हेस्ट हुए। फैंग युआन ने उसकी परवाह नहीं की, बल्कि ब्लड बैरियर के बाहर की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। जैसा कि उम्मीद थी, फर्स्ट जेन गू यू कमजोर पड़ रहा था, लॉर्ड स्काईक्रेन द्वारा दबाया जा रहा था। भले ही उसने अपना प्राइमेवल एसेंस रिप्लेनिश किया था, वो यूज रिप्लेनिश नहीं कर सकता था, तो एक लंबी लड़ाई में वो लॉर्ड स्काईक्रेन से कैसे मुकाबला कर सकता था? इसके अलावा लॉर्ड स्काईक्रेन उसके तरीकों से वाकिफ था, और वो फर्स्ट जेन गू यू को कोई भी एडवांटेज वापस नहीं लेने देता। मुझे BHENCHOD गुस्सा आ रहा है। एक पल बाद फर्स्ट जेन गू यू चिल्लाया, छोटे चोर, ट्यून मेरी 1000 साल की प्लानिंग बर्बाद कर दी। मैं आज तुझे छोड़ दूंगा। किसी दिन मैं तुझे मार मार कर अपने गुस्से को शांत करूंगा। ये गुस्से भरा बयान फेंक कर फर्स्ट जेन गू यू ने अपने पंख फड़फड़ाए और बैटलफील्ड से भाग गया, आसमान की तरफ उड़ते हुए। जाने का सोचना भी मत। लॉर्ड स्काईक्रेन तेजी से रोशनी की एक चमक में बदला, बेरहमी से पीछा करते हुए। उनकी घमासान लड़ाई के बिना ये बैटलफील्ड तुरंत शांत हो गया। ये निकलने का सबसे अच्छा समय था, लेकिन ब्लड वेल ऑरोरा एक बहुत बड़ी रुकावट बन गई। 4 घंटे बाद ब्लड बैरियर पतला हो रहा था और गायब होने वाला था। लेकिन इस समय एक सफेद रोशनी उड़ती हुई आए, लॉर्ड स्काईक्रेन में बदल गई। उसका शरीर चोटों से भरा हुआ था। एक घाव उसके बाएं कंधे से उसकी कमर तक फैला हुआ था, इतना गहरा कि उसकी हड्डियां दिख रही थी, जिससे जहरीला लाल खून बह रहा था। लेकिन उसका चेहरा अत्यंत खुश था, अपने लंबे समय से इंतजार किए जा रहे बदले की खुशी दिखा रहा था।
उसके दाएं हाथ में एक खोपड़ी थी, खून से सना चेहरा। यह फर्स्ट जेन गुयू था। उसने सच में फर्स्ट जेन गुयू को मार डाला? बाइनिंग बिंग ने हैरानी दिखाई। फैंग युआन हंसा। लगता है ये बूढ़ा आदमी फर्स्ट जेन गुयू से हद से ज्यादा नफरत करता है। ही, फर्स्ट जेन को मारने के लिए उसने जरूर एक बड़ी कीमत चुकाई होगी। जब तक वो बोल रहे थे, ब्लड बैरियर गायब हो गया और उन दोनों के बीच कोई रुकावट नहीं बची। छोटे चोर, जल्दी से दोनों गू वॉर्म्स दे दो। मैं अभी अच्छे मूड में हूं, हो सकता है मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। वर्ण, जब ब्लड बैरियर गायब होगा तुम सब बिना कफन के मरोगे। लॉर्ड स्काई क्रेन हवा में उड़ा, नीचे देखते हुए और जोरदार हेस्ट हुए। फैंग युआन और बाइनिंग बिंग ने एक दूसरे को देखा और हल्के से हंसने लगे, कुछ नहीं बोले। लॉर्ड स्काई क्रेन गुस्से से तिलमिला गया। अच्छे बच्चे, शरबत से माना करके जहर पीना चाहते हो, तुम मरने के ही लायक हो। अपने शब्द खत्म करने से पहले वो एक सफेद रोशनी में बदला और हमला कर दिया। बाइनिंग बिंग शान से हंसा, एक बड़ा कदम आगे बढ़ते हुए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ऐसा कहते हुए उसके शरीर ने सारा रंग खो दिया, एक बर्फ की मूर्ति में बदल गया। ठंडी हवाएं चली और जैसे हवाएं एक तूफान में बदली, ठंड और बर्फ ने आसमान को ढक लिया और अनंत बर्फ की नदी प्रकट हुई। ये है। लॉर्ड स्काई क्रेन को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, जिससे वो बाइनिंग बिंग के हमले के खिलाफ तैयार नहीं था और बर्फ में कैद हो गया। चैप्टर 199, अपनी किस्मत की ओर। बूम बूम, बर्फ का ग्लेशियर जोर से हिला जब लॉर्ड स्काई क्रेन ने अपने हमले शुरू किए। वो कुछ हाई सेकंड्स में बर्फ की परत से बाहर निकलने वाला था। हम इस बूढ़े को आजाद नहीं होने दे सकते, फैंग युआन चिल्लाया। बाइनिंग बिंग अब बोल नहीं सकता था। फैंग युआन के चिल्लाने के बाद उसने दृढ़ता से अपनी एक बांह को एक्सप्लोड कर दिया, उस बड़ी मात्रा में ठंडी हवा में बदल दिया। हवा सब कुछ बहा ले गई, ग्लेशियर फैल गया और बर्फ की परत तेजी से 100 फीट मोटी हो गई। लॉर्ड स्काई क्रेन बर्फ के अंदर गुर्राया और पागलों की तरह हमला करने लगा। बाइनिंग बिंग ने अपनी दूसरी बांह भी एक्सप्लोड कर दी और बर्फ जमी और ग्लेशियर ने बार बार लॉर्ड स्काई क्रेन को नीचे दबाया, हर बार जब उसने तोड़ने की कोशिश की। बाइनिंग बिंग के सावधान कंट्रोल के तहत बर्फ एक सेना की तरह चली, लॉर्ड स्काई क्रेन को मजबूती से फंसा लिया। लॉर्ड स्काई क्रेन भले ही एक रैंक 5 गू मास्टर था, लेकिन गू यू फर्स्ट हेड को मारने के बाद वो पूरी तरह से थक चुका था। उसने बार बार हमला किया, लेकिन आखिर में बाहर नहीं निकल पाया। यह तो नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक है, लेकिन अगर तुम मुझे सिर्फ इससे मारना चाहते हो तो सपने देखते रहो। उसने अचानक महसूस किया और तुरंत लाइफ रिटेनिंग जेड बेरियल गू को एक्टिवेट कर दिया। हरे जड़े की रोशनी पैदा हुई और उसके शरीर को ढक लिया। फिर रोशनी की किरणें वर्चुअल से मटीरियल हो गई, एक ट्रांसपेरेंट जड़े के ताबूत में बदल गई जिसके अंदर लॉर्ड स्काई क्रेन था। ये जड़े का ताबूत अजीब तरह से सख्त था। कई बार कोशिश करने के बाद भी बाइनिंग बिंग इस पर एक खरोंच तक नहीं लगा पाया। आखिर में वो सिर्फ जड़े के ताबूत के चारों तरफ और बर्फ की परतें ही जोड़ पाया, एक बर्फ का शिखर बन गया जो सैकड़ों फीट ऊंचा था। फैंग युआन ये सब किनारे से देख रहा था। वाकई ये है 10 एक्सट्रीम फिजिक। वो प्रभावित था, भले ही वो इसे दूसरी बार देख रहा था। फैंग युआन बिल्कुल बाइनिंग बिंग के पास खड़ा था। अभी बाइनिंग बिंग ने अपनी दोनों बाहें नाश्त कर दी थी और एक बर्फ की मूर्ति में बदल रहा था। यहां तक कि उसका चेहरा भी धुंधला हो रहा था क्योंकि बर्फ धीरे धीरे उस ढक रही थी। उसका चेहरा और उसकी चेतना दोनों धीरे धीरे गायब हो रहे थे। एक बार उसकी चेतना खत्म हो गई, वो पूरी तरह से मर जाएगा। जैसे ही बर्फ की परत उसकी तरफ बढ़ने लगी, फैंग युआन को साफ था कि उस क्या करना है। अपने आप बचना नामुमकिन है। मैं देर सेवर ग्लेशियर द्वारा सील होकर जमकर मर जाऊंगा। वक्त आ गया है। तुरंत उसने अपने अपचर से एक जोड़ी गू वॉर्म्स निकले। एक काला गू और एक सफेद गू एक दूसरे के चारों तरफ एक परिक्रमा में घूम रहे थे, एक ताइजी डायग्राम का रोशनी का गोला बना रहे थे। यह यन यांग रोटेशन गू था। जाओ, फैंग युआन ने इच्छा की। काला गू तुरंत उड़ गया और बाइनिंग बिंग की बर्फ की मूर्ति में समा गया। फैंग युआन भले ही अभी सिर्फ रैंक 1 था, लेकिन उसके अपचर में अभी भी बड़ी मात्रा में रैंक 3 स्नो सिल्वर प्राइमेवल एसेंस था जिसे उसने इस गू को एक्टिवेट करने में लगभग इस्तेमाल कर लिया। जिस पाल काला गू बर्फ की मूर्ति में गया, काली रोशनी हर तरफ फूट पड़ी, यिन की चारों तरफ से इकट्ठा हुई और हवा में एक एनर्जी वॉर्टेक्स बन गया। बर्फ की मूर्ति के अंदर एक बिल्कुल नई जीवन शक्ति पैदा हुई और जोरों से बढ़ने लगी। चमकदार काली रोशनी गायब हो गई, बर्फ की मूर्ति चटक गई और टुकड़ों में टूट गई, जो फिर चारों तरफ बिखर गए। एक सफेद पोशाक, चांदी जैसे बाल, सही सलामत बाहें,
तस्वीर जैसा सुंदर चेहरा, गालों पर प्यारी लाली के साथ बाइनिंग बिंग बर्फ से आजाद होकर बाहर आ गया। बर्फानी तूफान अचानक रुक गया और ठंडी हवा भी पूरी तरह से गायब हो गई। बर्फ की परत फैंग युआन से कुछ इंच दूर रुक गई। वो इस मौत के मुंह से बच निकला था। मैं सच में जिंदा हूं। बाइनिंग बिंग हैरान था। उसने अपने सुंदर जड़े जैसे हाथों को देखा और फिर अपने पूरे शरीर को महसूस किया। उसकी अविश्वास खुशी में बदल गई। हा हा हा, फैंग युआन जोरदार हंसा। मैंने यिन यांग रोटेशन गु का यिन गु तुम पर इस्तेमाल किया है। ये गु यांग को यिन में बदल सकता है और तुम्हें एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है। ये एक रैंक 4 हीलिंग गु है और मुर्दों को जिंदा करने का असर रखता है। इसका एक कमजोर पॉइंट भी है और वो ये है कि गु मास्टर का एप्टीट्यूड 10% कम हो जाएगा जब ये इस्तेमाल होगा। बाइनिंग बिंग के पास 10 एक्सट्रीम फिजिक था जो कि 100% एप्टीट्यूड था। ए फ्लैट, उसका एप्टीट्यूड 10% कम हो गया था और फैंग युआन के 90% एप्टीट्यूड के बराबर था। ये खबर दूसरों के लिए शायद दुख भरी होती, लेकिन बाइनिंग बिंग के लिए ये खुशी की खबर थी। ये बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा एप्टीट्यूड कम हो गया है। मेरे पास अब नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक नहीं है। हाँ, क्या फर्क पड़ता है अगर मेरे पास सिर्फ 90% है? बाइनिंग बिंग जोरदार हंसने लगा। फैंग युआन ने हालांकि सर हिलाया। 10 एक्सट्रीम फिजिक्स को बदलना बहुत मुश्किल है। भले ही इस तरीके ने तुम्हारा एप्टीट्यूड कम कर दिया है, लेकिन जैसे जैसे तुम फ्यूचर में कल्टिवेट करोगे, तुम्हारा एप्टीट्यूड भी रिकवर होगा यूएस दिन तक, जब तक ये फिर से नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक ना बन जाए। जब वो दिन आएगा, तुम्हें इस यांगू का इस्तेमाल करना होगा। ये तुम्हें फिर से बदल देगा और तुम्हारा एप्टीट्यूड 10% कम कर देगा। ये कहकर फैंग युआन ने यांगू को बाइनिंग बिंग के सीधे घूरते हुए नजरों के सामने अपने अपर्चर में वापस रख लिया। यिन यांग रोटेशन गु हमेशा जोड़ी में आते हैं। तुमने वो यिन गु पहले ही इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए सिर्फ मेरे पास जो यांग गु है वही तुम पर असर करेगा। इसे चुराने का सोचना भी मत। मैंने इस यांग गु को पहले हाई रिफाइन कर लिया है। मैं इसे सिर्फ एक सोच से सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का ऑर्डर दे सकता हूं, फैंग युआन ने समझाया। उसके पास अभी सिर्फ रैंक 1 कल्टिवेशन था, लेकिन बाइनिंग बिंग अभी भी एक रैंक 3 गु मास्टर था। स्वाभाविक रूप से यूज बाइनिंग बिंग को उसके खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने के लिए कुछ तरीके चाहिए थे। समझ गया फैंग युआन, तुमने सच में सब कुछ प्लान किया था। बाइनिंग बिंग ने एक लंबी सांस ली। अस यांगू के लिए तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हा, फैंग युआन कुछ देर तक हंसा, फिर गंभीर हो गया। किंग माओ माउंटेन अब एक वीरान बर्फ का पहाड़ बन चुका है। तीनों बड़े क्लान्स और अनेकों जीव सब जम गए हैं और 3 से 5 दिन में मर जाएंगे। ऐसा नजारा निश्चित रूप से कई फोर्सेस का ध्यान और जांच आकर्षित करेगा। इसके अलावा वो बूढ़ा आदमी मारा नहीं है और उसने खुद को जड़े के ताबूत में सील कर लिया है, बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। हम किंग माओ माउंटेन में और नहीं रुक सकते, हमें निकलना होगा। लेकिन मुझे देखो, मेरे पास अभी सिर्फ रैंक 1 कल्टिवेशन है। मैं अपने गु वॉर्म्स तक नहीं निकाल सकता। अकेले निकलने की तो बात ही छोड़ दो। इसलिए मुझे तुम्हारी ताकत पर निर्भर रहना होगा। ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत अद्भुत है, और किंग माओ माउंटेन इसका सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। मेरे पीछे आओ जब मैं जमीन पर घूमूंगा और दुनिया के अजूबे देखो। तो ये बात थी, तुमने सच में सब कुछ प्लान किया था। हम्फ, बाइनिंग बिंग ने अपने दांत पीसे। वो सच में खुश था, लेकिन अब कुछ लाचारी भी थी। हालांकि जैसा कि पता चला, फैंग युआन के प्रस्ताव ने यूज प्रभावित किया। मैं तुमसे सहमत हो सकता हूं, लेकिन मुझे एक बात साफ करनी है। क्या? फैंग युआन ने पूछा। मैं तेरे पीछे नहीं आ रहा, बल्कि तू मेरे पीछे आ रहा है जब मैं जमीन पर घूमूंगा। बाइनिंग बिंग के लाल होठ थोड़े ऊपर उठे एक घमंडी मुस्कान के साथ। हा, फैंग युआन दिल खोलकर हंसा। तो हम आगे कहां जा रहे हैं? तुम्हारे दिमाग में क्या है? बाइनिंग बिंग ने पूछा। बाइगू माउंटेन, फैंग युआन ने अपनी हंसी के बीच जवाब दिया। इसमें हंसने वाली क्या बात है? बाइनिंग बिंग सच में उलझन में था। फैंग युआन इतना हंसा कि उसके आंसू बहने लगे। तुम्हें अभी तक कुछ गलत नहीं लगा? क्या गलत है? बाइनिंग बिंग ने अपनी काली भावें उठाई। अचानक उसका चेहरा अत्यंत अजीब हो गया। हैरानी, डर, उलझन, घबराहट, झटका, गुस्सा, ये सारे भाव उसके चेहरे पर घुल मिल गए। उसने अपने गोल और भरे हुए सीने को देखा और एक जोरदार आवाज में चिल्लाई, मैं औरत कैसे बन गया? आवाज पूरे किंग माओ माउंटेन में गूंज उठी, बर्फ को हिलाते हुए। ऑफकोर्स ऐसा ही होना था। यिन यांग रोटेशन गु यिन गु मर्द के शरीर में इस्तेमाल होता है, यांग को यिन में बदलने के लिए और औरत बनने के लिए। उसी तरह
यांग गु औरत के शरीर में इस्तेमाल होता है यिन को यांग में बदलने के लिए और मर्द बनने के लिए। यिन यांग रोटेशन, यिन और यांग को घुमाना, तुम क्या सोचते हो इसका क्या मतलब है? फैंग युआन ने ऐसे बोला जैसे यही होना चाहिए था। मेन, ये क्या भेंचोद है? बाइनिंग बिंग ने फैंग युआन को गुस्से भरी नजरों से देखा और गाली दी। इसके साथ उस अब यूएस एकलौते यांगू को हासिल करना ही होगा। भाई बाय, शांत हो जाओ, जिंदा रहना ही सबसे बड़ी किस्मत है, फैंग युआन ने यूं सांत्वना दी। घंटा किस्मत, तुम औरत बनकर देखो। बाइनिंग बिंग की गुस्से भरी दहाड़ बर्फ से ढके पहाड़ और ग्लेशियर्स के बीच गूंज उठी। 2 दिन बाद सूरज आसमान में ऊंचा लटका हुआ था, बर्फ पिघल रही थी और साफ पानी की एक धारा बर्फ के पहाड़ से बह रही थी। क्रैक! आसपास की शांति बर्फ के चटकने से टूट गई। एक जड़े की रोशनी बर्फ के अंदर से फूटी और हवा में मंडराने लगी, एक जड़े के ताबूत में बदल गई। जड़े का ताबूत फट गया और लॉर्ड स्काई क्रेन ने अपनी आजादी पाकर और दिन की रोशनी देखकर एक लंबी पुकार मारी। यह लाइफ रिटेनिंग जेड बेरियल गू एक रैंक 5 गू था और बहुत रहस्यमय था। जब तक गू मास्टर में एक सांस भी बची हो, ये उसकी जिंदगी को रोक सकता था और चोटों को टाल सकता था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इससे बना जड़े का ताबूत अत्यंत मजबूत था और इसे एक रक्षात्मक हथियार भी माना जा सकता था। कमीन चोर! उसने दर्द भरी आवाज में गाली दी। अभी वो गुस्से और बेचैनी दोनों में था। अपने जीवन भर के दुश्मन फर्स्ट जेन गू यू को मारने के बाद भी उस असली ब्लड सी इनहेरिटेंस नहीं मिला। वो अपने टीचर को वापस जाकर क्या जवाब देगा? उसकी यादों के अनुसार बर्फ की वो परत जहां फैंग युआन को होना चाहिए था, पहले ही काट दी गई थी। काश वो दूर ना गया हो। उसने एक खुशकिस्मती की उम्मीद में आसपास घूमना शुरू किया। उसने अपने रिकॉनगू का इस्तेमाल किया और कई जीवन शक्तियों को बर्फ की परतों की गहराइयों में अपनी जिंदगी से लटके हुए पाया। जीव जिद्दी होते हैं और ये जिद अक्सर चमत्कार ला सकती है। इस ग्लेशियर को इन जीवन रूपों को ढके हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे, जो उनकी पूरी मौत के लिए काफी नहीं था। मिल गया। सोचा ना था वो यहां छिपा होगा। HMPH, सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित जगह होती है ना? ये लड़का सच में चालाक है। लॉर्ड स्काई क्रेन का पूरा शरीर हिल गया और इस खोज पर उस अवर्णनीय खुशी हुई। वो बर्फ की परत में घुस गया और जल्द ही एक बर्फ का टुकड़ा निकाल लाया। बर्फ के टुकड़े के अंदर फैंग झेंग का पूरा शरीर मून रेमंड गू से निकली चांदनी की एक परत से ढाका हुआ था। वो पहले ही मौत के दरवाजे पर था। लॉर्ड स्काई क्रेन कसम खा सकता था कि वो इस जिंदगी में फैंग युआन का चेहरा कभी नहीं भूलेगा। हालांकि वो एक रैंक 5 एक्सपर्ट था और फैंग झेंग को करीब से देखने के बाद वो तुरंत निराश हो गया। ये आदमी वो नहीं है, सिर्फ उनके चेहरे एक जैसे हैं। उफ! उसने एक गहरी सांस ली और अचानक हक्का बक्का रह गया। 1 मिनट रुको, उनके चेहरे इतने मिलते जुलते हैं जिसका मतलब है कि वो जुड़वा होने की बहुत ज्यादा संभावना है। अगर ऐसा है तो वो यूएस छोटे चोर से गहरा रिश्ता रखता है। लॉर्ड स्काई क्रेन की धुंधली बूढ़ी एल से अचानक एक तेज नजर निकली। एक करीबी रिश्तेदार के साथ वो किनशिप ब्लडवर्म को रिफाइन कर सकता था। इसी रैंक 5 किनशिप ब्लडवर्म की वजह से वो इस विशाल दुनिया और उसके विविध जीवन रूपों के बीच फर्स्ट जेन गुयू को ढूंढ पाया था। मैंने टीचर का काम पूरी तरह से फैल नहीं किया है। अभी भी कुछ उम्मीद है। ये बच्चा मेरी एकमात्र उम्मीद है। मुझे उस बचाना ही होगा। फैंग झेंग ने धीरे धीरे अपनी थकी हुई और भारी आंखें खोली। ये कहाँ है? उसकी आंखें अभी भी धुंधली थी और वो अपने सामने सिर्फ एक धुंधला सा आकर देख सकता था। उसी समय उसका पूरा शरीर कमजोर महसूस हो रहा था, साथ ही तेज सर दर्द भी। आखिरी चीज जो उस याद थी वो थी 3 क्लान्स का कंपटीशन, जहां आयनबिक फ्लाइंग क्रेन्स ने आसमान को ढक लिया था और उसके आसपास सब भाग गए थे। उसने मून रेमंड गू को एक्टिवेट किया था और फ्लाइंग क्रेन्स के हमलों का विरोध किया था। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, एक फ्लाइंग क्रेन ने उसके बैरियर को तोड़ दिया और उसके माथे पर जोर से चोंच मारी। वो तुरंत बेहोश हो गया था, चट्टान से नीचे गिरते हुए। आप वो बुजुर्ग हैं जो क्रेन पर खड़े थे? जैसे ही उस अपने सामने वाले व्यक्ति की पहचान साफ हुई, फैंग झेंग झटके में उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन पूरी तरह से खड़ा होने से पहले ही फिर से गिर गया। बच्चे, तू अभी भी मेरे सामने से भागने की सोच रहा है, लॉर्ड स्काई क्रेन? लॉर्ड स्काई क्रेन ने टांस कासा। उसने एक बार फैंग झेंग को नापा और कहा, तू कह सकता है कि मैं तेरा जीवन दाता भी हूं। अगर मैं ना होता तो तू अब तक जमकर मर चुका होता। मैं तुझे सलाह देता हूं कि इधर उधर मत हिल, अगर तू गिर गया तो मुझे दोष मत देना। फैंग झेंग ने अपने पास देखा और तुरंत एक बड़ा झटका लगा। उसके चारों तरफ बादल चल रहे थे,
और वो एक विशाल क्रेन की पीठ पर खड़ा था जब वो आसमान में उड़ रहा था। तुम आखिर हो कौन? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? फैंग झेंग घबराहट में चिल्लाया। मैं लॉर्ड स्काई क्रेन हूं, और हम मिडिल कॉन्टिनेंट जा रहे हैं। मिडिल कॉन्टिनेंट? फैंग झेंग झटके में चिल्लाया। चैप्टर 200 येलो ड्रैगन नदी में नव डूबी। बुक 2 शैतान ने पहाड़ छोड़ा। येलो ड्रैगन नदी सदर्न बॉर्डर की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ये 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। यह माउंट हुवांगो से शुरू होती है और माउंट शानमिंग, माउंट गीबेई, माउंट किंगमाओ, माउंट बाइगू और माउंट लेसियाई जैसे पहाड़ों और पहाड़ियों से गुजरती है और आखिर में समुद्र में जा मिलती है। अगर पूरे सदर्न बॉर्डर को ऊपर से देखा जाए तो येलो ड्रैगन नदी को एक जिगजैग शेप बनाते हुए देखा जा सकता है जब वो सदर्न बॉर्डर के आधे से ज्यादा हिस्से से गुजरती है। कई लहरें गुर्राते हुए पलट रही थी। हिंसक लहरें एक शानदार अंदाज में नदी के साथ बह रही थी। ये किनारों के बीच की दरार से गुजरती थी और कोहरा नीले आसमान तक उठ रहा था। येलो ड्रैगन नदी तेजी से और लगातार बहती थी। नदी में कई जीव रहते थे, मछलियां, कछुए, सांप, सीपियां और अन्य जीवन रूप। इस समय एक बांस की नाव लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। ये हरी नाव काफी टूटी फूटी लग रही थी और उस मरम्मत की जरूरत महसूस हो रही थी। बीच में एक साधारण और कच्चा मस्तूल था जिस पर एक फटा हुआ सफेद पाल लटका हुआ था। मस्तूल के चारों तरफ सामान का एक ढेर रखा हुआ था ताकि नाव का केंद्र स्थिर रहे। बांस रस्सी से बंधे हुए थे और कुछ जगहों पर कई घंटियां थी। ये साफ था कि यह काम जल्दी जल्दी किया गया था जब नाव नदी में सफर कर रही थी। बांस की नाव नदी के बहाव के साथ बह रही थी और हर बार जब लहरें उससे टकराती, नाव से एक चरमराने की आवाज आती जो बिल्कुल भी तसल्ली देने वाली नहीं थी। ये बांस की नाव जो किसी भी पाल टूट सकती थी, दो नौजवानों को ले जा रही थी। एक का चेहरा साधारण था, काली ईंटें और काले बाल, काला चोगा पहने हुए। दूसरी एक औरत थी जिसका रूप एक परी जैसा था, नीली ईंटें और चांदी जैसे बाल, सफेद चोगा पहने हुए। वो फैंग युआन और बाइनिंग बिंग थे। किंगमाओ पहाड़ पर हुई लड़ाई के बाद बाइनिंग बिंग ने अपने नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक को खुद एक्सप्लोड कर दिया और लॉर्ड स्काई क्रेन को यूएस पैल के लिए सील कर दिया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर बर्फ से बाहर निकले, फिर कुछ किंगमाओ बांस काटकर ये नाव बनाई और तुरंत भागने के लिए निकल पड़े। फैंग युआन की 1000 ली अर्थ वुल्फ स्पाइडर पहले ही मर चुकी थी और जब से बाइनिंग बिंग का व्हाइट फॉर्म इमॉर्टल स्नैक अपने आप उड़ गया था, उसकी कोई खबर नहीं थी। बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन गू वॉर्म्स के दोनों निश्चित रूप से लॉर्ड स्काई क्रेन द्वारा पकड़े जाते अगर वो जमीन पर चलते, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत धीमी होती। इसलिए फैंग युआन सिर्फ इस तरीके के बारे में सोच सकता था। येलो ड्रैगन नदी की कई सहायक नदियां किंगमाओ पहाड़ से होकर गुजरती थी। पहले रैंक 5 रिवर स्वॉलोइंग टोड येलो ड्रैगन नदी के मुख्य धारे के साथ बीटा हुआ गलती से किंगमाओ पहाड़ के दामन तक पहुंच गया था। बांस की नाव एक सहायक नदी से होकर मुख्य नदी के धारे तक पहुंची और जैसे जैसे वो नदी के साथ बहती गई, उसकी गति स्वाभाविक रूप से अत्यंत तेज थी। 5 दिन हो गए हैं, लगता नहीं वो बूढ़ा आदमी आएगा। फैंग युआन ने बांस की नाव पर खड़े होकर अपने पीछे एक नजर डालते हुए बड़बड़ाया। बांस की नाव की गति निश्चित रूप से आयनबीक फ्लाइंग क्रेन किंग से मैच नहीं कर सकती थी, लेकिन आयनबीक फ्लाइंग क्रेन किंग को निश्चित रूप से आराम की जरूरत पड़ती और वो इस बांस की नाव से तुलना नहीं कर सकता था जो लगातार नदी के साथ बह रही थी। और जैसे जैसे समय गुजरता गया, फैंग युआन और भी आश्वस्त होता गया। इसके अलावा फैंग युआन को याद आया कि लॉर्ड स्काई क्रेन गू यू फर्स्ट हेड को मारने के बाद अकेला लौटा था। आयनबीक फ्लाइंग क्रेन किंग शायद पहले ही मर चुका था। नदी की तेज लहरें उनके कानों में टकरा रही थी। बाइनिंग बिंग ने फैंग युआन पर एक नजर डाली। शायद उसके शब्दों का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन वो जानती थी कि उसका क्या मतलब है। वो जोरदार हंसी, तुम इतना चिंतित क्यों हो? अगर वो बूढ़ा आदमी हमारा पीछा करता है तो हम मरते दम तक लड़ेंगे। इस येलो ड्रैगन नदी पर लड़ना अत्यंत शानदार होगा। खैर, बात यह है कि अगर हम यहां मर गए तो हम किसी मछली के पेट में जाएंगे। हाँ, ये भी मजेदार लगता है। फैंग युआन ने यूज इग्नोर किया, बल्कि दूरी की तरफ देखने लगा। 5 दिन के सफर के बाद वो लगभग बाइगू माउंटेन के पास थे। उसकी यादों के अनुसार बाइगू माउंटेन में एक गुप्त विरासत छिपी हुई थी। ये विरासत एक रैंक 4 गू मास्टर ने राइचस पाथ से किसी किस्मत वाले के लिए तैयार की थी। मैंने बाइगू माउंटेन में इस विरासत को खुद नहीं देखा है और सिर्फ इसके बारे में सुना है, लेकिन अफवाह थी कि इस विरासत में कुछ बढ़ाएं थी जिन्हें पार करने के लिए 2 लोगों को मिलकर काम करना पड़ता था। जब फैंग युआन ने ये सोचा, उसने आराम से बाइनिंग बिंग की तरफ देखा। भले ही वो एक साथ सफर कर रहे थे,
ये सिर्फ परिस्थिति और एक शक्तिशाली दुश्मन के दबाव के कारण था। वो खुद सिर्फ रैंक 1 इनिशियल स्टेज पर था और बाहर घूमने के लिए उस बिल्कुल मदद की जरूरत थी। लेकिन बाइनिंग बिंग के औरत बन जाने से उसके पास यांगू में सबसे बड़ी पकड़ थी, जिससे उस समझौता करने के अलावा कोई चारा नहीं था। बाइगू माउंटेन में प्रवेश करने के बाद क्या वो सच में एक मन से सहयोग कर सकते थे? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। स्नैप! अचानक एक दबी हुई आवाज सुनाई दी। अच्छा नहीं है, रस्सी खुल गई है। ये आवाज बाइनिंग बिंग के लिए बहुत जानी पहचानी थी क्योंकि उसने तुरंत चिल्लाया। नदी के बहाव का बाल तेज था और इन 5 दिनों में कौन जाने कितनी बार नाव को बांधने वाली रस्सी उसके कारण साथ गई थी। खुशकिस्मती से फैंग युआन ने निकलने से पहले पर्याप्त तैयारी कर ली थी। जल्दी रस्सी लाओ, मैं तब तक इसे पकड़ता हूं। फैंग युआन तुरंत नीचे झुका और अपने हाथों से अन्य जगहों को पकड़ा जहां रस्सी ढीली हो गई थी, स्थिति को बिगड़ने से रोकते हुए। नदी तेजी से और हिंसक रूप से बह रही थी। बांस की नाव को पकड़ने के लिए बहुत ताकत लगती थी। बाइनिंग बिंग इसके लिए योग्य नहीं थी। सिर्फ फैंग युआनहाई, जिसके पास 2 सुअरों की ताकत थी, ये कर सकता था। खुशकिस्मती से ये स्थिति पहले भी कई बार हो चुकी थी और बाइनिंग बिंग इससे निपटने में अनुभवी हो गई थी। वो जल्दी से नाव के बीच में लगे साधारण मस्तूल से बांधी रस्सी लेने गई। ये लो, पकड़ो। वो दौड़ती हुई आई और रस्सी पकड़ा दी। फैंग युआन ने फुर्ती से यूज लिया और तेजी से ढीले हिस्सों के चारों तरफ लपेट लिया। पसीना उसके माथे से टपकने लगा जब वो काम पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। रस्सी को ढीले हिस्से के चारों तरफ कई बार लपेटने के बाद नाव आखिरकार स्थिर हो गई। ये नाव पहले ही बहुत डैमेज हो चुकी है। जैसा लग रहा है ये सिर्फ एक दिन और चल सकती है। हमें इस दौरान किनारे तक पहुंचना होगा। फैंग युआन ने आह भरी। येलो ड्रैगन नदी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी। कौन जाने इस तेज नदी के अंदर कितने खतरे छिपे थे। अगर बांस की नाव नदी के बीच में टूट जाती तो फैंग युआन और बाइनिंग बिंग को नदी के साथ बहने के अलावा कोई चारा नहीं होता। उनके बचने का कोई ठिकाना नहीं होता। एक हल्की दबी हुई आवाज आई। ये कैसी आवाज थी? फैंग युआन ने तुरंत अपनी भावें सिकोड़ ली। बाइनिंग बिंग ने संदेहपूर्ण चेहरे से ध्यान से सुना। कैसी आवाज? मैंने कुछ नहीं सुना। फैंग युआन के कानों से जड़ें निकल आई और लगभग तुरंत ही उसने लगातार टाटा की आवाजें सुनी। आवाजों के साथ बांस की नाव भी हिलने लगी। वो क्या चीज है जो नदी से बांस की नाव पर हमला कर रही है? बाइनिंग बिंग हैरानी से चिल्लाई। एक काली किरण बांस की नाव के पास से उड़ी और बाइनिंग बिंग के पास से गुजर गई। ये काली परछाई बहुत तेज थी और साफ दिखाई नहीं दे रही थी। बाइनिंग बिंग को सिर्फ अपने कान में ठंडक महसूस हुई। कुछ तरल उसके गालों से नीचे बह रहा था। उसने अनजाने में उस पहुंचा। ये खून था। ये क्या भेंचोद चीज है? उसने गाली दी जब उसने ऊपर देखा। सिर्फ एक तकली के आकार की काली मछली को हवा से नदी में गिरते हुए देखा। ये शटल स्वॉर्डफिश है। भेंचोद, हमें तुरंत किनारे की तरफ खींचने की जरूरत है। फैंग युआन ने पाल खींचने से पहले चिल्लाया। शटल स्वॉर्डफिश का सिर और पूंछ नुकीला था, जबकि उसका पेट बड़ा था, बिल्कुल एक कपड़े की तकली जैसा। वो सिर्फ बड़ी नदियों या समुद्र में दिखाई देते थे, सैकड़ों या हजारों के समूह में घूमते और शिकार करते थे। वो मांसाहारी थी और अक्सर अपने आकार से 10 गुना या सैकड़ों गुना बड़े शिकार करते थे। वुश! शटल स्वॉर्डफिशेस नदी से काले तीरों की तरह निकली। बांस की नाव जोर से हिली क्योंकि कई शटल स्वॉर्डफिशेस उससे टकराई। खुशकिस्मती से किंग माव बांस एक टॉप ग्रेड बांस था। ये बहुत मजबूत और टिकाऊ था। लेकिन जैसे जैसे शटल स्वॉर्डफिशेस नीचे से बांस की नाव को भिड़ती रही, नाव किसी भी पाल टूट सकती थी। पाल को हवा की ताकत का फायदा उठाने के लिए एडजस्ट किया गया, इसलिए नाव एक तरफ झुक गई और तेजी से एक नदी के किनारे की तरफ चल पड़ी। हालांकि शटल स्वॉर्डफिशेस का समूह हार मानने का इरादा नहीं रखता था। वो नदी के नीचे तेजी से चले और नाव पर हिंसक हमला किया। क्रैक! एक किंग माव बांस फट गया और एक शटल स्वॉर्डफिश बांस की नाव पर जा गिरी। उसका जोश पहले ही खत्म हो चुका था जब वो बाइनिंग बिंग के पास गिरी। उसका सिर एक बरमे जैसा था और स्केल्स उसके पूरे शरीर को कास कर ढके हुए एक भयानक रोशनी से चमक रहे थे। बाइनिंग बिंग ने यूज लाचारी से संघर्ष करते देखा। उसके सेल्फ एक्सप्लोड होने के बाद उसके पास जो भी गू वॉर्म्स थी वो सब जमकर मर चुके जबकि यिन यांग रोटेशन गू ने यूज बचाया, लेकिन उसमें उसके गू वॉर्म्स को पुनर्जीवित करने की क्षमता नहीं थी। क्रैक क्रैक क्रैक! इसके तुरंत बाद नाव पर लगे दूसरे बांस भी टूटने लगे। ये कमाल की बात थी कि बांस की नाव पहले हमले की लहर को भी सह गई, लेकिन वो दूसरी लहर को नहीं सह सकी। बांस की नाव डैमेज हो गई थी और नदी के नीचे डूबने लगी थी। जल्दी जल्दी जल्दी!
फैंग युआन ने पाल की रक्षा करते हुए गाली दी। अगर पाल खो जाता तो नाव अपनी चलने की शक्ति खो देती। फैंग युआन और बाइनिंग बिंग नदी में गिर जाते, उनकी मौत निश्चित थी। शटल स्वॉर्डफिशर्स तीसरी लहर के हमले के लिए तैयार हो रही थी। बड़ी संख्या में शटल स्वॉर्डफिशर्स तीरों की तरह निकली, बांसों को तोड़ते हुए और रस्सियों को काटते हुए। बांस की नाव टूट रही थी। स्काई कैनपी गू। फैंग युआन ने जबरदस्ती रैंक 3 गू को एक्टिवेट किया, जिससे उसके अपर्चर में प्राइमीवल एसेंस एक भयानक दर से कम होने लगा। ये अभी भी यूएस स्थिति में था जब उसके पास 90% ग्रेड एप्टीट्यूड और हेवनली एसेंस ट्रेजर लोटस था। एक रैंक 1 इनिशियल स्टेज का ग्रीन ब्रॉन्ज प्राइमीवल एसेंस स्काई कैनपी गू की जरूरतों को मुश्किल से पूरा कर सकता था। भले ही एक सफेद रोशनी का कवच बन गया, वो अत्यंत कमजोर लग रहा था और एक रैंक 3 गू की ऑरा नहीं दे रहा था। बैंग बैंग बैंग, एक के बाद एक दबी हुई थाप थाप की आवाजें आई जब शटल स्वॉर्डफिशर्स सफेद कवच से टकराए। वो फैंग युआन को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। बाइनिंग बिंग, हालांकि, पहले ही घायल थी और पागलों की तरह अन शटल स्वॉर्डफिशर्स से बच रही थी जो बांस की नाव की तरफ आ रही थी। उसी समय वो फैंग युआन के पीछे खड़ी हो गई, अस पर निर्भर होकर ज्यादातर हमलों को रोकने के लिए। स्थिति बहुत नाजुक थी। पाल पहले ही छेदों से भरा हुआ था और बांस की नाव की गति लगातार कम हो रही थी। बांस की नाव का 1/3 से भी कम हिस्सा बचा था और वो पहले ही डूब रही थी। पानी की सतह फैंग युआन और बाइनिंग बिंग के टखनों तक पहुंच चुकी थी। भैंचोद, एक रैंक 5 गू मास्टर मुझे नहीं मार सका, लेकिन मैं इस मामूली शटल स्वॉर्डफिशर्स के ग्रुप से मर जाऊंगी। बाइनिंग बिंग ने एक गहरी सांस ली। एक और हमले की लहर के साथ बांस की नाव निश्चित रूप से डूब जाती और नदी में गिरने के बाद वो जरूर मर जाते। हालांकि शटल स्वॉर्डफिशर्स अपने हमलों में देरी कर रही थी, जिससे बाइनिंग बिंग ने अपनी सांस रोक ली और ध्यान से देखने लगी, जैसे किनारे पर हो। हम किनारे पर पहुंच गए हैं। शटल स्वॉर्डफिशर्स कम गहरे पानी में नहीं तैरेंगी। हफ, हम फिलहाल के लिए सुरक्षित हैं। फैंग युआन ने एक मैली हवा की सांस छोड़ी। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था और हार मानने की कगार पर था। उसने पिछले कुछ दिनों में लगभग कोई आराम नहीं किया था। उस पाल को कंट्रोल करना था और समय समय पर नाव की दिशा एडजस्ट करनी थी। इसने उसके शरीर को सीमा तक थका दिया था। बाइनिंग बिंग ने भी ठंडी हवा में सांस ली। उसका सफेद चोगा खून से रंगा हुआ था। उसके शरीर पर कई चोटें थी, लेकिन खुशकिस्मती से उसके पास लड़ने की प्रतिभा थी और दौड़ने पर पूरे प्रयास के साथ और बांस की नाव द्वारा शटल स्वॉर्डफिशर्स के चार्जिंग मोमेंटम को कम करने के साथ उस सिर्फ हल्की चोटें आई। फैंग युआन ने बाइनिंग बिंग पर एक नजर डाली और थोड़ी देर बाद तेज दर्द उसके शरीर से गुजरा। वो भी घायल था, खून बहना अभी भी जारी था। उसके अपर्चर में प्राइमीवल एसेंस स्काई कैनपी गू का इस्तेमाल करने के कुछ ही मिनट में पूरी तरह से सूख गया था। उसके सुरक्षा के बिना उसका मांस का शरीर स्वाभाविक रूप से शटल स्वॉर्डफिशर्स का सामना नहीं कर सकता था। उसका ओरिजिनल प्लान एक दिन और चलने का था। हालांकि अप्रत्याशित घटनाएं किसी भी पाल हो सकती हैं। प्लानिंग कभी बदलावों से आगे नहीं निकल सकती और बाइगू माउंटेन से अभी भी कुछ दूरी थी, लेकिन फैंग युआन जानता था कि उन्हें अब किनारे की तरफ जाना होगा। पाल पहले ही बेकार था। फैंग युआन ने नाव को चट्टानों से दूर ले जाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी, उसे एक बीच की तरफ ले जाते हुए। दोनों पानी में छाप छाप करते हुए चले और नरम बीच पर कदम रखा। वो किनारे पर पहुंच चुके थे। बाइनिंग बिंग ने अपने घावों को ढाका और अपने पिछवाड़े पर बैठ गई। उसका चेहरा पीला था। अगर ये चलता रहा तो मैं ज्यादा खून बहने से मर सकती हूं। जल्दी अपना हीलिंग गू निकलो। फैंग युआन ने एक कड़वी मुस्कान दी। वो पतली हवा से एक हीलिंग गू कैसे निकाल सकता था? चैप्टर एंड।